नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारा जो है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और उसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिया था माइक्रोस्पोंजिया। हमने देखा था किस तरह से जो है माइक्रोस्पोंजियोसिस होती है, वहाँ पर माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। और हमने वहाँ पर देखा था कि माइक्रोस्पोंजियम की लेयर्स देखी थी, कितने तरह की वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फिर देखा था किस तरह से पोलन ग्रेन्स जो है वो उनका डेhiscence होता है, एंथर में वो बनते हैं और फिर मैच्योर होते हैं और एंथर से डेhiscence होता है और पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पोलन ग्रेन से हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। चलिए इसको हम जो है अंडरलाइन करते चलेंगे, रीड करते चलेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करते चलती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार कि यहाँ हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो है द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। इफ़ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की, तो पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स जो है क्या है? मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल गैमेटोफाइट्स। क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वहाँ पर फिर फर्दर जो है वहाँ पर सेल डेवलप होती है और मेल गैमीट्स बनते हैं, तो मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम किसी भी कोई हिबिस्कस, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है हिबिस्कस का, अगर हम हिबिस्कस या किसी अदर फ्लावर के एंथर को टच करेंगे, जो ओपन जो एंथर इसको टच करते हैं, तो हम देखेंगे हमारे फिंगर पे कुछ पाउडरी, हमें कुछ पाउडरी फॉर्म में कुछ दिखाई जो है हमारे फिंगर पर स्टिक हो जाएगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा हमारी फिंगर्स पर। तो हम देखते हैं वो क्या होता है, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। जो पाउडरी फॉर्म में जो सबस्टेंस जो फिंगर्स पर आ जाता है उसको हम पोलन ग्रेन्स, वही पोलन ग्रेन्स होते हैं। देन स्प्रिंकल दीज grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under second चलिए under a microscope, under a microscope you will rarely be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs on the pollen grains from different species। अब देखिए, हम जब उन pollen grains की बात करते हैं तो हम उन pollen grains को, जो फिंगर्स पे हमारे pollen grains आ गए थे, उनको अगर हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है लेते हैं, उसकी एक ड्रॉप ऑफ वाटर में जो है pollen grains को डालते हैं, उसको हम स्लाइड में माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें साइजेस में वहाँ पे वेरिएशन दिखाई देगा, अलग अलग साइज़ के हमें दिखाई देंगे pollen grains, शेप्स के हमें डिफरेंट शेप्स वहाँ पे दिखाई देंगे, कलर्स में, डिज़ाइन में, मतलब वहाँ पर एक बड़े लेवल पर हमें जो है क्या दिखाई देती है, वेरिएशंस दिखाई देती हैं। और डिपेंड करता है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्पीशीज़ में हमें अलग अलग साइज़ की, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग हमें शेप्स की पोलन ग्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक बड़े लेवल पर वेरिएशन दिखती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। इज दैट क्लियर? चलिए देन देख लेते हैं आगे। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter। यहाँ पर साइज दे रखा है कि पोलन ग्रेन्स की अगर बात करें तो जनरली जो है स्फेरिकल, अगर मेजर की बात करते हैं, स्फेरिकल जो शेप का जो पोलन ग्रेन्स है उसकी अगर मेजर की बात करें तो उसका साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर्स तक। ठीक है, ये साइज है जनरल जो है यहाँ पर साइज बताया गया है डायमीटर्स में, किसका? पोलन ग्रेन्स का। चलिए देन इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 layered wall। द hard outer layer called the hexine is made up of sporopollenin which is one of the most resistant organic material known। देखिए, अगर बात करते हैं, अब हम जब उसको अंडर माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, हमें देखते हैं कि वहाँ हमें 2 लेयर्स दिखाई देती हैं। पोलन ग्रेन्स में 2 लेयर्स दिखाई देती हैं। एक जो आउटर लेयर होती है वो काफ़ी हार्ड लेयर होती है और वो बनी होती है किसकी? स्पोरोपोलिनिन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है कि किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाई रेजिस्टेंट पावर होती है, हाई रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है इस मटेरियल में, क्योंकि ये किसी भी एंजाइम से, यानी कि नेचर में ऐसा कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर सके, किसको? स्पोरोपोलिन को। तो काफ़ी हार्ड लेयर होती है, इस पर डिपोजिशन होता है किसका? स्पोरोपोलिन का। और वो उस जो लेयर को बोलते हैं हम एक्साइन लेयर। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एक्साइन लेयर बोलते हैं, जो कि किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। और कि क्या खासियत होती है, क्या इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो है जिस सबस्टेंस की बनी है, स्पोरोपोलिन की बनी है, वो एक मोस्ट रेजिस्टेंट सबस्टेंस है। ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो मोस्ट रेजिस्टेंट है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलाई। देखिए, अब ये इतनी रेजिस्टेंट पावर होती है इसकी कि हाई टेम्परेचर में भी जो है ये एग्जिट करती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कली, मतलब हर तरह की कंडीशंस को इसमें रेजिस्टेंट की इसमें कैपेसिटी होती है। कौन सी लेयर में? एक्साइन लेयर में, जो कि स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंट वाला मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई में भी क्या करता है? एग्जिट करता है, और क्योंकि रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नो एंजाइम डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार। देखिए क्या दे रखा है,
चलिए दे रखा है नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड्स प्रोपोलिन इज सो फॉर नोन पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपरेटर्स कॉल्ड जम्पोज वेयर पोलोपोलिन इज एब्सेंट। अब देखिए, अब बात करते हैं कि कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है प्रकृति में, नेचर में, जो कि इसको डिग्रेड कर पाए, इस प्रोपोलिन को डाइजेस्ट कर पाए, डिग्रेड कर पाए। और हम देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, तो पोलन ग्रेन में जो है एक्साइन जो है एक कैसी एक प्रोमिनेंट एपरेटर्स होती है, वहाँ पर हमें एक्साइन पर एक हमें एक पोर दिखाई देता है। एक्साइन जो है एक्साइन पर हमें पोर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। लेकिन जर्म पोर वाला एक ऐसी जगह है, ऐसा स्पेस है जहाँ पर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्यों नहीं होता, क्योंकि जर्म पोर जो है उससे आगे जाकर के जर्मिनेशन होना है, वहाँ से अंदर वाटर को जाना है, तो वहाँ पर डिपोजिशन, क्योंकि वाटर वहाँ से एंट्री होगी तभी तो वो जो है वहाँ पर जो है जो पोलन ग्रेन जो हमने देखा कि जो पोलन ग्रेन है वहाँ से फिर क्या होता है कि बाहर की तरफ जो अंदर की लेयर होती है वो एक्सटर्न अंदर की जो लेयर होती है बाहर एक्सटेंड करती है, पोलन ट्यूब को बनाती है। तो अंदर वाटर की एंट्री के लिए वहाँ पर जर्म पोर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर स्पोरोपोलिन का कोई भी डिपोजिशन नहीं होता है। तो जो भी एक्साइन पर जो पोर प्रेजेंट होता है, जो एपरेटर्स प्रेजेंट होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। Okay, is it clear? चलिए, pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The exine exhibit fascinating array of pattern designs. देखिए, हम बात करते हैं कि स्पोरोपोलिन जो प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स पे, तो देखिए पोलन ग्रेन्स पे जो है एक पोलन ग्रेन जो है वो जो है प्रिजर्व किए जाते हैं एज ए फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है स्पोरोपोलिन का प्रेजेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पोरोपोलिन जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें हाई कैपेसिटी होती है, रेजिस्टेंस पावर हाई होती है, जो कि हाई टेम्परेचर और हर तरह के जो है एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, और वो डिग्रेड नहीं हो सकता किसी भी एंजाइम से। तो वो एक लॉन्ग टाइम तक, यानी कि काफ़ी ईयर्स तक जो है वो प्रिजर्व रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एक पोलन ग्रेन्स है वो एज अ प्रिजर्व जो है फॉसिल्स का प्रिजर्वेशन किया जाता है, किसकी फॉर्म में? पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वाई डू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? अब देखिए, हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आता है कि एक्साइन जो है वो हार्ड क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि हार्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए एक्साइन, देखिए अंदर जो है एंटाइन प्रेजेंट है और ऊपर जो है एक्साइन प्रेजेंट है। तो जब हम देखते हैं कि जो एंटाइन लेयर है, तो अगर हम बात करें किसकी बात करते हैं, अगर बाहर पोलन ट्यूब निकलनी है, जर्मिनेशन होना है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होना है, पोलन ट्यूब निकलनी है, तो वहाँ पर बाहर की लेयर हार्ड होगी, तभी तो अंदर की लेयर जो है अपने आप को एक्सटेंड करके और एकदम प्रेशर से पुश करके बाहर जो है निकल सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर पोलन जो ट्यूब है उसके पोलन ट्यूब के बाहर एक्सटेंशन के लिए, उसके बाहर पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए वहाँ पर क्या है, हार्ड होना जरूरी है, तभी अंदर की लेयर जो एक्सटेंड कर करके अपने आप को बाहर पुश करके बाहर जो है अपने आप को एक्सटेंड करती है, बाहर निकलती है एज अ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो वो लेयर होना जरूरी है, कैसा? हार्ड होना जरूरी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? अब फंक्शन क्या है जर्मपोर का? क्योंकि जर्मपोर क्या फंक्शन होगा जर्मपोर का? जर्मपोर वहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ से वाटर की एंट्री होती है, तो मेन फंक्शन क्या हो गया? वाटर की एंट्री, ठीक है। वहाँ से जो है वाटर की एंट्री हुई और एंट्री होकर के वहाँ पे अंदर से पोलन ग्रेन जो है वो स्वेल होना शुरू करते हैं। वहाँ पर एग्जाइन मतलब अंदर जाकर के वाटर की जो है क्वांटिटी बढ़ती है और वहाँ पे एक्टिविटी बढ़ती है, और फिर वो अंदर से फिर एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, तो वहाँ पे एंट्री हो रही है किसकी? वाटर की। चलिए, देन इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ सेलुलोज पेक्टिन। और हम देखते हैं कि देखिए द इनर वॉल, अब यहाँ पर इनर वॉल की बात हो रही है, एक सेकेंड, चलिए। अभी तक हमने बात की थी एक्साइन की, जो कि आउटर लेयर थी। अब बात हो रही है इनर लेयर की। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द एंटाइन। और जो इनर वॉल होती है पोलन ग्रेन्स में, मैंने आपको बताया दो वॉल होती है, एक्साइन और एंटाइन। तो एक्साइन जो हमने बात कर ली स्पोरोपोलिन की बनी होती है, काफ़ी हार्ड लेयर होती है, ठीक है, हमने देखा स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होता है। हम देख रहे हैं इनर वॉल जो होती है पोलन ग्रेन की बनी होती है एंटाइन, उसको बोलते हैं एंटाइन, ठीक है। और इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ द सेलोपेक्टिन। और ये जो है एक थिन लेयर होती है और कंटिन्यूस लेयर होती है, और ये बनी होती है किसकी? सेलुलोज और पैक्टिन की, ठीक है। तो हमने क्या डिफरेंस देखा? हम डिफरेंस देख रहे हैं कंपोजिशन में कि एक्साइन जो है बनी है स्पोरोपोलिन की, और हम देख रहे हैं जो एंटाइन है वो बनी है सेलुलोज और पैक्टिन की। इज दैट क्लियर? ये कंपोजिशन हो गया सेल वॉल का, जिसमें दो लेयर जो प्रेजेंट है, बाहर की जो लेयर है आउटर लेयर और अंदर की लेयर एंटाइन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एंटाइन बनी होती है किसकी? सेलुलोज और पैक्टिन की, माइंड में रखेंगे। चलिए, देन साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो जो है किससे सराउंडेड? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ऑब्वियसली वो किससे सराउंडेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन
grain is mature, it contains two walls, the vegetative cell and generative cells. एक सेकेंड, चलिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं, व्हेन द पोलन ग्रेन्स इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल्स, द वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स. ओके, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो वहाँ पर हमें दो सेल्स देखने को मिलती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल. इज दैट क्लियर? तो कौन कौन सेल होगी? वेजिटेटिव, जनरेटिव सेल. द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस. हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब पहले बात कर रहे हैं वेजिटेटिव सेल की. तो वेजिटेटिव जो सेल होती है वो साइज में बड़ी होती है और वहाँ पर हमें जो है काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में वहाँ पर फूड रिजर्व हमें देखने को मिलता है. फूड जो है वहाँ पर रिजर्व रहता है, अबंडेंट क्वांटिटी में रिजर्व रहता है. और ये जो होता है, और इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो इरेगुलर शेप का न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है. तो हमने वेजिटेटिव सेल की बात कर ली. यहाँ पर दो सेल प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल प्रेजेंट है. सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल की. तो वेजिटेटिव जो सेल होती है बिगर साइज की होती है, ठीक है. जनरेटिव सेल की कंपेरिजन में जो वेजिटेटिव सेल होती है बड़ी होती है और वहाँ पर फूड रिजर्व, काफ़ी क्वांटिटी में फूड रिजर्व रहता है. और इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है कैसा? इरेगुलर शेप का, ठीक है. तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फूड रिजर्व काफ़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और सेल का साइज बड़ा है, ठीक है. ये हमने तीन कैरेक्टर देखे यहाँ पे. द जनरेटिव सेल, अब जनरेटिव सेल की बात हो रही है. द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ठीक है. जनरेटिव जो सेल होती है वो साइज में छोटी होती है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है, ठीक है. स्मॉल साइज की होती है और कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है. इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. अब यहाँ पर क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों के में, दोनों सेल में, कि ये इसकी जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप की होती है. और सॉरी, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इट इज़ स्पिंडल शेप्ड, ये स्पिंडल शेप की होती है. और यहाँ पर डेंस है, यानी कि वहाँ पर जो है डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. वहाँ पर जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म की और वहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं. वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट है. वेजिटेटिव सेल जो है साइज में बड़ी है और अबंडेंट वहाँ पे फूड रिजर्व है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और यहाँ पर देख रहे हैं छोटी साइज की होती है जो कि डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और वहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये हमने देखा. चलिए, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज. अब देखिए, थोड़ा समझिए इस बात को कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो एंजियोस्पर्म के 60% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन जो है जब शेड होते हैं, ठीक है, जब पोलन ग्रेन शेड होते हैं तो वहाँ पर वो टू सेल स्टेज होती है कि वहाँ पर दो सेल प्रेजेंट होती है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल. तो यहाँ पर बात हो रही है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, यानी कि 60% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर होकर के शेड होते हैं, ठीक है, एंथर से रिलीज होते हैं मैच्योर होकर के. तो वहाँ पर जब वो रिलीज होते हैं एंथर से, जब एंथर का डेसेंस होता है, पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स मैच्योर करके जब शेड होते हैं तो वो टू सेल स्टेज होती है, वहाँ पर दो सेल प्रेजेंट होती है. इज दैट क्लियर? चलिए आगे देख लेते क्या दे रखा है. इन द रिमेनिंग स्पीशीज द, एक सेकेंड, ओके, in the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed. अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस. अब हमने देखा कि 60% में तो जनरली ये हो रहा है कि जब पोलन ग्रेन्स शेड हो रहे हैं तो वहाँ पर वो टू सेल स्टेज में, वहाँ पर दो सेल प्रेजेंट है. लेकिन जो और अदर 60% यानी 40% जो स्पीशीज़ बची हुई है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो जनरेटिव सेल होती है, ठीक है, जनरेटिव जब सेल होती है उसमें डिवीजन होता है माइटोटिकल, यानी कि वहाँ पर जो है माइटोसिस जो है, माइटोटिकली वहाँ पर डिवीजन होता है, ठीक है, माइटोसिस होती है. और वहाँ पर जो है क्या बनती है, जब माइटोसिस होती है तो वहाँ पर क्या बनती है, दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं. यानी कि जनरेटिव सेल में वहाँ पर क्या होता है, 40% रिमेनिंग जो स्पीशीज़ है वहाँ पर जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा और वहाँ से दो सेल्स बनती हैं मेल गैमेट, यानी कि दो मेल गैमेट्स बन गई हैं बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड. यानी कि दो मेल गैमेट, यानी कि जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना रही है. तो यहाँ पर टोटल कितनी सेल्स हो गई? 3 सेल्स हो गई ऑब्वियसली. तो यहाँ पर जो है शेड जब होती है तो वहाँ पर 3 सेल्ड स्टेज होती है, ठीक है. यानी कि वहाँ पर जनरेटिव सेल में माइटोसिस होती है जिससे दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं. और इसलिए यहाँ पर जो पोलन ग्रेन जब शेड होता है तो वहाँ पर जो स्टेज मानी जाएगी कितनी सेल प्रेजेंट होती है? 3 सेल प्रेजेंट होती है, 3 सेल होती है, ठीक है. ये डिफरेंसेस है, ठीक है. हमने देखा कि 60% में तो ये हो रहा है कि जब शेड हो रहा है मैच्योर पोलन ग्रेन्स तो वहाँ पर टू सेल स्टेज है, जनरेटिव, वेजिटेटिव. लेकिन कुछ सेल्स ऐसे, कुछ जो रिमेनिंग स्पीशीज़ हैं, 40% जो रिमेनिंग स्पीशीज़ है वहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेटिव सेल जो है शेड होने से पहले, पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले ही वहाँ पर 3 सेल स्टेज बन चुकी है, क्योंकि जनरेटिव सेल जो है मैट्रिक्स करके डिवाइड हो चुकी है और उस जनरेटिव सेल ने 2 सेल बना ली, 2 मेल गैमेट्स बना ली हैं. तो वहाँ पर 3 सेल स्टेज प्रेजेंट होती है. इज इट क्लियर? चलिए देन आगे का देख लेते हैं. तो हमने देखा कि यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. ओके,
हैं, आगे का देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है। पोलन ग्रेन्स आर मैनी स्पीशीज कॉज severe allergies and bronchial affections in some pupils, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned the चलिए आगे देखते हैं इसको, तो अभी हम इसको समझ लेते हैं कि पोलन ग्रेन जो होते हैं, देखिए पोलन यहाँ पर दे रखा है, जो पोलन कई जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वहाँ पे पोलन कई स्पीशीज़ की पोलन ग्रेन्स ऐसी होती है जो कि सीवियर एलर्जी कर देते हैं, यानी कि एलर्जी को क्रिएट करते हैं और उससे जो है ब्रोंकियल जो एफेक्शन हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ ऐसे पर्सनस हैं जिनको कई तरह की क्रॉनिकल रेस्पिरेटरी, यानी कि कई लोगों को जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, जैसे अस्थमा की बात करते हैं तो वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस है। तो इस तरह से जो है कई तरह के ऐसे पीपल्स हैं जो कि खास तौर से जो क्रॉनिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से जो है उसको प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, तो ऐसे लोगों को एक सीवियर एलर्जी जो है क्रिएट करते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। और हम देखते हैं इट मे बी मेंशन्ड इन द पार्थिनियम और कैरेट ग्रास that came into India as a कंटेमिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट। अब देखिए बात, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि पार्थेनियम जो है उसका दूसरा जो कॉमन है उसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं। और जो पार्थेनियम है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल देखिए जब पार्थेनियम को क्या हुआ था कि देखिए बाहर से जो था वीट इम्पोर्ट किया गया, ठीक है, बाहर से इम्पोर्ट किया गया वीट था, उसके साथ जो है पार्थेनियम एक तरह की वीड है ना, एक तरह की वीड है, तो ये क्या थी, कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं पार्थेनियम को, वो इम्पोर्टेड जो वीट था उसके साथ ये इंट्रोड्यूस कर दी गई इंडिया में जब इंपोर्ट किया गया वीट उसके साथ ये आई, ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस हो गई इंडिया में इस तरह से। तो इट हैज़ ऑबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉजेज पोलन एलर्जी। और ये जो एग्जाम्पल है कि ये बहुत जो है सीवियर एलर्जी को जो है क्या करती है, क्रिएट करती है, सीवियर एलर्जी की कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्या, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोलन जो ग्रेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी कई ब्रोंकियल अफेक्शंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के जो जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सीवियर जो है एलर्जी को ये कॉज करते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है पार्थेनियम का, जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, जो कि इंपोर्टेड की गई थी वीट, इंडिया का जो बाहर से इंपोर्टेड जो वीट थी उसके साथ इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस जो है करा दिया गया। तो ये कंटेमिनेंट की तरह इंडिया में जो आ गई, किसके साथ, इंपोर्टेड वीट के साथ, और फिर ये जो है क्या करती है, एलर्जी को, पोलन एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma। चलिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर इस पैराग्राफ पर, ओके। Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as a food supplements। देखिए पोलन ग्रेन जो होते हैं, देखिए अब बात कर ली हमने, यहाँ पर बात हो रही है कि जो पोलन ग्रेन्स के हमने देखा कि किस तरह से वो एलर्जी को भी जो है कॉजिंग के लिए इफेक्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन जो है न्यूट्रिशन के तरीके से भी उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि एज ए न्यूट्रिट, ये जो है इसमें काफ़ी रिच जो है क्वांटिटी में, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है और उसको यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। और इट हैज़ ए बिकम फैशन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टैबलेट्स, है ना, कई जो है आज के टाइम में जो है कई जो है फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में जो है टैबलेट्स, पोलन ग्रेन्स की टैबलेट जो है बनाई जाती हैं और उनको लिया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो रिच होते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर कई जो है न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। तो हम देख रहे हैं कि इनको यूज़ किया जा रहा है, पोलन टैबलेट्स यूज़ करी जा रही हैं फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में। चलिए देन देख लेते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स in the form of tablets and syrups are available in the market। हम देखते हैं कि जो है आज हम वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है पोलन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है, उनकी टैबलेट्स बनाई जा रही हैं, सिरप्स बनाई जा रही हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं। चलिए देन पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। और जो है हम देखते हैं कि जो है पोलन जो इस तरह के जो न्यूट्रिशंस हैं, इस तरह की टैबलेट्स हैं, इस तरह के सिरप्स हैं और जो पोलन ग्रेन से बनाए जा रहे हैं, तो पोलन्स के इस तरह से जो
मेनली जो है जो एथलीट यूज़ करते हैं उनको, जो हॉर्स की जो रेसेस होती हैं वहाँ पर हॉर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो है ये क्लेम किया गया है कि इस तरह से जो है एथलीट्स की जो है एथलीट्स जब इनको कंजप्शन करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और जो हॉर्सेज जो रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर उनका जो है जो इनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है इनके इस तरह के जो है न्यूट्रिशन को लेने, पोलेंस के जो न्यूट्रिशन उनको लेने से। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए ये दे रखा है यहाँ पर। ओके चलिए रीड आउट करते हैं। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। अब देखिए बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की, बात कर रहे हैं। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन जब शेड होते हैं तो सबसे पहले जो इनिशियल सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पोलन ग्रेन जैसे ही शेड हुए तो वहाँ पर ज़रूरी है कि वो स्टिग्मा पर लैंड करें, यानी कि पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज हुआ और कहाँ पर आके गिरे, लैंड करे स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा किसकी बात हो रही है? यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिपल्स या कार्पल जिसको बोलते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा पर वो लैंड करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यानी कि फर्टिलाइजेशन से जो है पहले उनका ज़रूरी है कि वो स्टिग्मा पर लैंड करें, क्योंकि वो अपनी वाइबिलिटी को लॉस ना, कि वाइबिलिटी को लॉस करने से पहले, यानी कि उनके अंदर वाइबिलिटी जो है कि वाइबिलिटी को लॉस करने से पहले ज़रूरी है कि स्टिग्मा पर लैंड करें। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा? फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब वो स्टिग्मा पर लैंड करेगा, ठीक है। स्टिग्मा पर लैंड कर तभी तो पोलन ट्री जर्मिनेट होगी, तभी तो फिर आगे जा करके फिर हम देखते हैं कि किस तरह से पोलन ट्री जो है स्टाइल में होती हुई फिर जो है अंदर एंटर करती है ओवरी में, फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर शेड हो, वहाँ स्टिग्मा पर लैंड हो और वो अपनी वाइबिलिटी को खोने से पहले, ठीक है। क्योंकि देखिए इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो जो है वो ऐसा तो है नहीं कि पोलन ग्रेन जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है स्टिग्मा पर नहीं गिरेगा। तो पोलन ग्रेन की तो अपनी एक उसकी लाइफ है कि तब तक जो है उसकी कैपेसिटी या कैपेबल रहेगा जर्मिनेट होने के लिए, नहीं तो वो उसकी वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो एक पूरा एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तभी तक तो वो जो है अलग अलग पोलन ग्रेन्स का अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग पोलन ग्रेन्स की अलग अलग वाइबिलिटी होती है, उसका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। कई पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो स्टिग्मा पर लैंड कर गए हैं, वो काफ़ी दिनों तक वो है जो है काफ़ी दिन तक रहेंगे, और फिर वहाँ पोलन ट्री जो कई ऐसे होते हैं कि उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा गिरा है और फिर थोड़े टाइम के बाद स्टिग्मा जो है पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। तो वो वाइबिलिटी अलग अलग होती है। तो वाइबिलिटी की लॉस होने से पहले जरूरी है कि वो स्टिग्मा पर लैंड करे और फर्टिलाइजेशन उसी से कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वाइबिलिटी, ठीक है। द पीरियड्स फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी। अब मैंने आपको जो बात बताई कि किस तरह से वाइबिलिटी जो होती है, वाइबिलिटी जो है पोलन ग्रेन्स की वो अलग अलग होती है, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होती है, कई में बहुत टाइम की होती है। देखिए अब आप बात करेंगे कि अब अलग अलग हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। कई ऐसे पोलन ग्रेन्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर को वो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जो है जो वाइबिलिटी है, वाइबिलिटी जो है पोलन ग्रेन्स की वो क्या है, ठीक है। तो वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग देखने को मिलती है। इन सम सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लॉस वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। अब देखिए वाइबिलिटी को खोद, यानी कि कुछ जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, राइस का एग्जाम्पल दे रखा है, व्हीट का एग्जाम्पल दे रखा है। इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो केवल 30 मिनट्स में ही अपनी वाइबिलिटी को जो है लॉस हो जाती है, यानी कि 30 मिनट्स के बाद वो किसी काम का नहीं है, वो पोलन ग्रेन किसी काम का नहीं है। 30 मिनट तक अगर वो स्टिग्मा पर नहीं गिरा है, ठीक है, और स्टिग्मा पर लैंड नहीं हुआ है, 30 मिनट ही होती है। 30 मिनट के अंदर जो है वहाँ पर ऐसी कंडीशन लैंड कर जाता है, वो स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, तो 30 मिनट ही उसकी वाइबिलिटी होती है। 30 मिनट से ज़्यादा फिर वो जो है वो वहाँ पर इतना कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, ना उसमें पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसकी वाइबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि सीरियल जैसे सीरियल्स जो राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, वहाँ पर पोलन ग्रेन्स की जो है केवल और केवल 30 मिनट्स के अंदर उसकी वाइबिलिटी लॉस हो जाती है जो है इन दियर रिलीज, जब वो रिलीज होते हैं। तो यानी कि 30 मिनट से पहले उनको रिलीज अगर हुए हैं तो उनको शेड होना है स्टिग्मा पर, और तभी जो है आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। अब यहाँ बात हो रही है कि जैसे बात करते हैं रोजेसी फैमिली की बात करते हैं, या फिर लेग्यूमिनेसी जिसमें सारी हम पल्सेस की बात करते हैं, सोलेनेसी की बात करते हैं। तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर वाइबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि कुछ मंथ्स की होती है, यानी कि वो अपनी वाइबिलिटी को कुछ मंथ्स तक, यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो जो है उसकी वाइबिलिटी कई मंथ्स की होती है और फिर वो कैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अलग अलग स्पीशीज़ में हमारे अलग अलग वाइबिलिटी देखने को मिल रही है।
जैसे हमने बात की राइस और व्हीट में केवल 30 मिनट्स के लिए वाइबिलिटी होती है और उसके बाद फिर वो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो जर्मिनेट नहीं कर सकता है, पोलन ग्रेन वहाँ पोलन ट्यूब नहीं बन सकती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है। लेकिन रोजेसी और लेगुमिनेसीज और सोलेनेसी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन कई मंथ्स तक वाइबल रहता है, कई मंथ्स तक उसकी कैपेसिटी रहती है और वो फर्टिलाइजेशन को कई मंथ्स के बाद भी कर सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, दे मेंटेन वाइबिलिटी और फॉर मंथ्स। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस और फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग वाइबिलिटी के अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं कि इसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि वाइबिलिटी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कई एनिमल्स जो है, कई ह्यूमंस हैं, उनको आर्टिफिशियली इंसीमन जो उनको क्या करते हैं वहाँ ह्यूमंस के और एनिमल्स के स्पर्म्स को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और फिर रखा जाता है, फिर उनको क्या आर्टिफिशियली उनका इंसीमिनेशन कर दिया जाता है। तो इसी कैपेसिटी की वजह से, यानी कि वाइबिलिटी की कैपेसिटी कुछ मंथ्स की है तो वो काफ़ी टाइम तक कैपेबल रहेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, उसकी वाइबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर वही दे रखा है कि एनिमल्स और जो एनिमल्स के जो स्पर्म्स हैं, ह्यूमंस के स्पर्म्स हैं, उनको क्या करता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दे मेंटेन वाइबिलिटी। ठीक है, अब हमने देखा, देखिए ये यहाँ से देखते हैं, चलिए okay, it is possible to store pollen grains of a large number of species for years in the liquid nitrogen। देखिए अब हम बात करें पोलन ग्रेन की, यहाँ पर जो है प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो ये जो है पोलन ग्रेन्स जो हैं उनको काफ़ी जो है लॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी ईयर्स के लिए जो है इनको क्या करते हैं, प्रिजर्व किया जाता है। किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, और टेम्परेचर 196 यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम पोलन ग्रेन्स की कई स्पीशीज़ को जो है हम काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ये इसका प्रिजर्व करने का तरीका है। सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स कैन बी यूज्ड एज अ पोलन बैंक्स। और इसी तरह से जब पोलन ग्रेन्स को जो है यहाँ पर पोलन्स को स्टोर करते हैं इस टेम्परेचर पर, उनको प्रिजर्व करते हैं, तो उसको हम पोलन बैंक्स बोलते हैं। और सिमिलर टू सीड बैंक, जिस तरह से सीड बैंक देखिए पोलन जो है उनको पोलन बैंक्स हैं, वहाँ पर पोलन ग्रेन्स को रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व करते हैं, फिर वो जो है आगे जा करके फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर और ग्रोथ के लिए, अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ के ग्रोइंग के लिए वहाँ पर ये जो है बहुत की स्टडी की जाती है। साथ ही वहाँ पर अलग तरह के सीड्स बनाए जाते हैं और कई तरह की जो है वहाँ पर कई तरह की रिसर्च चलती हैं और एक तरह से पोलन बैंक्स की तरह वहाँ पर काम करता है कि ठीक है पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए या के लिए भी वो यूज़ किए जाते हैं। सिमिलर टू सीड, जिस तरह से सीड बैंक्स होती हैं। और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम जो होते हैं, अलग अलग जो क्रॉप ब्रीडिंग होती है, जो है अलग अलग जो क्रॉप्स हैं वहाँ पर उनके बीच में ब्रीडिंग कराई जाती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन जो ग्रेन्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है 196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में, और वो काम करती है एज अ पोलन बैंक्स, वहाँ पर वो काम करती हैं और सीड बैंक्स की तरह, जो कि अलग अलग क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में उनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इतना ही था। तो हमने देख लिया किस तरह से जो है हम पोलन की स्ट्रक्चर, हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखी कि पोलन ग्रेन जो होते हैं किस तरह से जो है वहाँ में 2 लेयर देखने को मिलती है, एक्साइन एंटन। एक्साइन जो होती है, देखिए यहाँ पर फिगर को भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये क्लियर, चलिए ये देख लिए, ये किसका दे रखा है, फिगर दे रखा है, व्यू ऑफ अ पोलन ग्रेन टेट्राड। ठीक है, इन लास्ट व्यू ऑफ पोलन ग्रेन टेट्राड स्टेजेस ऑफ अ मैक्रोस्पोर्स मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन्स। हम देख रहे हैं किस तरह से, देखिए ये टेट्राड हम देख रहे हैं, हमें 4 सेल्स का यहाँ पे, यानी कि 4 सेल्स का टेट्राड हमें प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन में 4 सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि हम टेट्राड देख रहे हैं, 4 मतलब टेट्रा। तो यहाँ पर हम 4 सेल प्रेजेंट का हम पोलन ग्रेन दिख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है जो सिमेट्रिकल स्प्लेंडल हुआ, ठीक है, यहाँ पर स्प्लेंडल हुआ, और फिर यहाँ पर जो 2 सेल बनी, एक बनी वेजिटेटिव सेल, एक बनी जनरेटिव सेल। ठीक है, ये बनी वेजिटेटिव सेल, ये बनी जनरेटिव सेल। हमने पढ़ा था कि किस तरह से कई जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्पीशीज, 60% स्पीशीज ऐसी हैं एंजियोस्पर्म्स की जिसमें हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन जो है 2 सेल्ड होता है जब वो शेड होता है, यानी कि वहाँ पर वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं ओनली। लेकिन कुछ सेल्स में है, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो जनरेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल है वहाँ पर जो है मैट्रिसेस होती है और 2 बनती है उससे मेल गैमीट्स, तो वहाँ पर 3 सेल स्टेज में वो रिलीज होता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से जो पोलन ग्रेन है वो टेट्राड पोजीशन में है, फिर वहाँ पर डिवीजन हुआ और डिवीजन होकर के वहाँ पर जो है एक जो है 2 सेल्ड वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बनता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल।
ठीक है। तो हमने ये यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा, हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है, आप देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर पोलर ग्रेन्स अलग अलग टाइप के स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन अगर माइक्रोस्कोप में दिखते हैं तो अलग अलग साइज़ के पोलर ग्रेन्स दिख रहे हैं, अलग अलग तरह की हमें शेप दिख रही है, अलग अलग साइज़ दिख रही है, ठीक है। वो हमें वेरिएशंस दिखते हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। फिर हमने देखा था किस तरह से जो है पोलर ग्रेन्स जो है एक्सैन एंटाइन 2 लेयर्स के बने होते हैं। एक्सैन बहुत हार्ड होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, कोई भी उसको ऐसा एंजाइम नहीं है जो डिग्रेड कर पाए, हर तरह के हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में सर्वाइव करता है, ठीक है। इस तरह हमने एंटाइन देखी थी कि एंटाइन अंदर की लेयर होती है पोलर ग्रेन्स की, और किस तरह से वो थिन लेयर होती है और वो सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया पूरा पोलर ग्रेन के बारे में। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आगे वाला जो है इसका आगे से शुरू करेंगे, द पिस्टिल, मेगास्पोंजियम एंड एम्ब्रियो सेक्स से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर यहीं खत्म करते हैं हम। चलिए, थैंक यू सो मच।